हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीटेट मंत्रा पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि हमारे लिए आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी लेट के अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चंस को समझते हैं, उनके सभी पहलुओं को समझते हैं, डिटेल में उनके बारे में चर्चा करेंगे, समझेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे प्रश्न आज के कैसे हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है सृजनात्मकता की विशेषता है, मतलब जो सृजनात्मकता है उसकी विशेषता क्या होती है, क्रिएटिविटी की जो विशेषता है वो क्या होती है। पहला कह रहा है मौलिकता, दूसरा कह रहा है लचीलापन, तीसरा कह रहा है प्रभावशीलता, चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सृजनात्मकता की विशेषता होती है, जो क्रिएटिविटी की विशेषता होती है, वो मौलिकता भी होती है। मौलिकता से हमारा तात्पर्य है कि जो सृजनात्मक बच्चा है उसके जो सोचने की क्षमता है उसमें मौलिकता हो, ठीक है, वो उसके थिंकिंग में ओरिजिनलिटी हो, वो मौलिक चीज़ों को सोचता हो। लचीलापन मतलब फ्रेंड्स उसकी जो थिंकिंग हो वो फ्लेक्सिबल हो, एक जगह टिकी हुई ना हो, वो एक ही समस्याओं के बारे में कई तरह से जो है हल सोच पाए। प्रभावशीलता से हमारा तात्पर्य है फ्रेंड्स कि उसकी जो थिंकिंग है, जो उसके विचार है, उसमें प्रभावशीलता हो, वो भी एक तरह रुके ना हो, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये तीनों मौलिकता की विशेषता है, इसलिए जो हमारा डी विकल्प है उपरोक्त सभी ये सही हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये तीनों बातें ध्यान में रखनी है कि जो हमारा सृजनात्मक बच्चा होता है उसके थिंकिंग में मौलिकता होती है, लचीलापन होता है और प्रभावशीलता होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता। परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि मतलब पूछा जा रहा है कि जो परामर्श होता है, जो काउंसलिंग होती है, उसकी सर्वाधिक उपयोगिता क्या होती है। ए कह रहा है इससे उनका ज्ञान बढ़ता है, बी कह रहा है उनका कौशल बढ़ता है, सी कह रहा है उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, डी कह रहा है वे दुनियादारी में सफल बन जाते हैं। तो आइए फ्रेंड, जो हमारा बेस्ट ऑप्शन होता है, जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा उसको हम चूज करेंगे। सबसे पहले आप समझिए फ्रेंड्स कि परामर्श क्या होता है, काउंसलिंग क्या होता है, ठीक है। तो फ्रेंड, जो काउंसलिंग होता है इससे तात्पर्य होता है कि जो भी किसी व्यक्ति अथवा बालक को जो भी उसकी पर्सनल समस्याएं होती है, व्यक्तिगत समस्याएं या कठिनाइयां होती हैं, उनको दूर करने के लिए जो सहायता दी जाती है उसको परामर्श कहते हैं, ठीक है। परामर्श में बेसिकली क्या होता है कि उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको क्या कहते हैं, उनका एक तरह से जो काउंसलर होता है उससे उनका साक्षात्कार कराया जाता है, उसके माध्यम से बच्चे को या जो भी व्यक्ति है जो भी कठिनाइयाँ और समस्याएं महसूस कर रहा है उसको परामर्श दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका होता है परामर्श। परामर्श किसके लिए होता है, व्यक्तिगत समस्याओं और कठिनाइयों को दूर करने के लिए आपका परामर्श दिया जाता है, काउंसलिंग दी जाती है। अब पूछा जा रहा है कि परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता क्या है। ए कह रहा है इससे उनका ज्ञान बढ़ता है, मतलब जिसको परामर्श दिया जाता है इससे उनका ज्ञान बढ़ जाता है। बी कह रहा है उनका कौशल बढ़ता है, मतलब कौशल बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ए भी सही है, बी भी सही है। परामर्श के द्वारा जिसको परामर्श दिया जाता है उसका ज्ञान भी बढ़ता है, और जब ज्ञान बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि कौशल भी बढ़ेगा, क्योंकि ज्ञान और कौशल एक दूसरे से आपस में बहुत अधिक संबंधित होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से संबंधित हैं। तो ये दोनों बढ़ते हैं, इसमें कोई भी दुविधा नहीं है, कोई भी संशय नहीं है, ये दोनों बढ़ेंगे परामर्श के द्वारा। सी कह रहा है उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, मतलब जिनको परामर्श दिया जाता है उनका जो आत्मविश्वास होता है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उसमें लेवल अप होता है, उसमें अभिवृद्धि होती है। डी कह रहा है वे दुनियादारी में सफल बन जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा बेस्ट ऑप्शन है ये है सी, ठीक है, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स, देखिए जब परामर्श दिया जाता है, जैसे कुछ समस्याओं को लेकर मानसिक रूप से कोई बच्चा है वो चिंतित है, ठीक है, कुछ कठिनाइयों को लेकर, लेकिन जब उनको परामर्श दे दिया जाता है, काउंसलिंग कर दी जाती है, तो उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जो उनको लगता था कि पहले ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये कठिन है, फिर ये लगना उनको खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर उनको लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। जब जब उनको ये लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि उनके आत्मविश्वास में अभिवृद्धि हो रही है, उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। तो परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता ये कि उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। अब जब फ्रेंड देखिए आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होगी तो ज्ञान भी बढ़ेगा और कौशल भी बढ़ेगा, ये जाहिर सी बात है। लेकिन जो सबसे पहला कार्य, जो सबसे महत्वपूर्ण है परामर्श का, वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि आत्मविश्वास की वृद्धि कर दे।
अगर आत्मविश्वास की वृद्धि नहीं हो पाई तो ना ही ज्ञान बढ़ पाएगा, ना ही कौशल बढ़ पाएगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट होता है काउंसलिंग के लिए, परामर्श के लिए, कि उसके द्वारा बच्चों के आत्मविश्वास में अभिवृद्धि कर दी जाए। ठीक है, जो काम उनको पहले कठिन लगता था, जिन कामों को लेकर वो समस्या महसूस करते थे, उनको लेकर के उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो परामर्श के द्वारा आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। अब चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है। एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीट पर बैठ आपस में बात कर रहे हैं। मतलब फ्रेंड्स, अगर आप एक अध्यापक हैं और आपकी क्लास में ऐसे कुछ विद्यार्थी हैं जो कि पिछली सीटों पर बैठ करके आपस में बातें कर रहे हैं। आप ये अपने क्लास में भी पढ़ते समय देखे होंगे कि कुछ बच्चे ऐसे जरूर होते हैं क्लास में जो बैक बेंचर होते हैं और आपस में बैठ करके गप मारते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे विद्यार्थियों से आप कैसे निपटेंगे। ए कह रहा है उनकी उपेक्षा करके, मतलब उनकी बेइज्जती कर दो, उनको कुछ ताने मार दो। ठीक है, उनकी उपेक्षा कर दो। बी कह रहा है उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे अथवा कक्षा से बाहर जाने को कहेंगे। मतलब उन विद्यार्थियों के आप कहेंगे कि चुप हो जाओ और कक्षा से चुपचाप बाहर निकल जाओ। ठीक है, सी कह रहा है उन्हें कक्षा से बाहर कर देंगे। सी में आप क्या कर रहे हैं कि बस कह दे रहे हैं कि जाओ तुम निकल के तुरंत कक्षा से बाहर चले जाओ। डी कह रहा है उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे। तो फ्रेंड देखिए, उनकी उपेक्षा करके मतलब विद्यार्थियों की बेइज्जती करके, उन्हें ताने मार करके, तो ये बात फ्रेंड्स गलत है। हमारा विद्यार्थी कितना भी गलत हो, वो कोई भी कार्य कर रहा हो जो कि कक्षा में करना सही न हो, कक्षा के लिए सही न मानी जाती हो, तब भी हमें उसकी उपेक्षा नहीं करनी है, बस कि उसके कारणों को समझना है कि वो क्यों ऐसा कर रहा है और उन कारणों को दूर करना है। ठीक है, तो उनकी उपेक्षा नहीं करनी है। बी कह रहा है उन्हें चुप करने के लिए कहेंगे अथवा कक्षा से बाहर जाने को कहेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसा भी नहीं है कि चुप रहने के लिए कह देंगे उसको कि तुम चुपचाप बैठ जाओ और फिर कक्षा से बाहर चले जाओ, तो ये भी बात गलत है। अगर ऐसे आप डेली करते रहेंगे तो फिर बच्चा सीखेगा क्या। आप वो डेली बात करेगा, आप डेली उसे क्लास से बाहर निकालेंगे तो उसका स्कूल आने का कोई मतलब बनता है, कोई मतलब नहीं बनता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी कह रहा है उन्हें कक्षा से बाहर कर देंगे। फिर वही बात हो गई कि केवल आप कक्षा से बाहर कर दे रहे हैं, तो इसमें बच्चे का जो अधिगम है वो बाधित हो जाएगा। आप कब तक उसको कक्षा से बाहर करेंगे। अब बचता है हमारा डी, उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे। ये फ्रेंड्स आपका विकल्प बिल्कुल सही है कि आप कम से कम उन कारणों को जानने का कोशिश करिए जिनकी वजह से विद्यार्थी ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, हो सकता है आपका जो पढ़ाने का तरीका है वही उसको ना पसंद आता हो, इसीलिए वो आपस में बात करते हो। तो सबसे पहले आप उनसे पूछेंगे कि वो लोग ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। जब वो कारण बता देंगे तब आप उस कारण को दूर करेंगे। ठीक है, तो हमारा डी विकल्प सही हो जाता है। अब चलेंगे हम अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। मतलब फ्रेंड जो आपका एक तरह से गर्भकाल की अवधि पूछी जा रही है। ठीक है, कि गर्भकाल में बालक को विकसित होने में कितने समय लगते हैं। ए कह रहा है 150 दिन, दो कह रहा है 280 दिन, आपका सी कह रहा है 390 दिन, डी कह रहा है 460 दिन। तो फ्रेंड्स आपका गर्भकाल में जो बालक को विकसित होने में समय लगता है वो फ्रेंड्स लगता है 280 दिन। 280 दिन मतलब फ्रेंड्स 9 मंथ। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे, 9 मंथ का समय लगता है, 280 दिन का समय लगता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स आपसे क्या क्या प्रश्न बन सकता है उसको भी हम समझते हैं। यहाँ से ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन सीटेट में बहुत कम आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो बच्चों को परेशान करके रख देते हैं। ठीक है, तो और भी कुछ इससे संबंधित बिंदु हैं उन्हें भी हम समझ लेते हैं। जैसे अगर आप पूछेगा कि जो भ्रूण होता है उसे पोषण की प्राप्ति कहाँ से होती है। ठीक है, आपसे सीधा सीधा पूछेगा कि भ्रूण को पोषण की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो आप बताएंगे फ्रेंड्स जो भ्रूण को पोषण की प्राप्ति होती है वो प्लेसेंटा से होती है। कहाँ से होती है, प्लेसेंटा से होती है। प्लेसेंटा का मतलब जो जब बच्चे जन्म लेते हैं आप देखोगे एक बड़ी सी नलिका लटकती है जिसे नाभि से उनकी जुड़ी होती है, उसे ही प्लेसेंटा कह देते हैं। प्लेसेंटा इसे अन्य नामों से भी जानते हैं, प्लेसेंटा, नाल, अपरा, ये सब इसी के ही पर्याय हैं। तो जो भ्रूण होता है, भ्रूण का मतलब है फ्रेंड्स जो गर्भ में बालक होता है उसका जो पोषण होता है वो किसके द्वारा होता है, प्लेसेंटा के द्वारा होता है। आप सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे। अब फ्रेंड्स अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि जो आपका
शिशु होता है, कितने माह का शिशु पूर्ण शिशु बन जाता है? ठीक है, तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स 6 माह का शिशु। कितने माह का शिशु? 6 माह का शिशु। मतलब फ्रेंड्स जो हमारा बच्चा होता है, जो गर्भस्थ शिशु होता है, वो 6 माह में ही अपने पूरे आकार को प्राप्त कर लेता है। 6 माह का शिशु पूर्ण शिशु बन जाता है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना। और इसके अतिरिक्त क्या ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछता है फ्रेंड्स गर्भकाल का न्यूनतम समय, क्या पूछता है? गर्भकाल का न्यूनतम समय। न्यूनतम समय मतलब कम से कम गर्भकाल का कितना समय होता है? तो आपको फ्रेंड्स ध्यान देना है कि जो गर्भकाल का न्यूनतम समय होता है वो 180 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 180 दिन का होता है। और अगर आपसे गर्भकाल का अधिकतम समय पूछे तो 330 दिन होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? तो गर्भकाल का जो अधिकतम समय होता है वो 330 दिन तक हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब चलेंगे हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। मतलब जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा सृजनशील कब होंगे, सबसे ज़्यादा क्रिएटिव कब होंगे? जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। और वो गतिविधि कैसी होनी चाहिए, आपसे ये पूछा जा रहा है। ये कह रहा है दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में। मतलब जब बच्चों के सामने ऐसी स्थिति होती है कि जब उनके ऊपर एक दबाव होता है, एक प्रेशर होता है कि तुम्हें दूसरों के सामने अच्छा करके खुद को अच्छा प्रूव करना है। ठीक है। बी कह रहा है अपने रुचि से, मतलब स्वयं के इंटरेस्ट से किसी गतिविधि में भाग लेते हैं तब वे सृजनशील हो जाते हैं। सी कह रहा है पुरस्कार के लिए, मतलब जब बच्चों को पुरस्कार दिया जाए, टॉफी वगैरह दिया जाए, तब वो सृजनशील होते हैं। डी कह रहा है शिक्षक की डांट से बचने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर की ओर हम लोग चलते हैं, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। ए कह रहा है दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में। फ्रेंड देखिए, जब भी बच्चा प्रेशर में आके दबाव करेगा तो वहाँ क्रिएटिव नहीं होगा, सृजनशील नहीं होगा। सृजनशील से हमारा तात्पर्य फ्रेंड्स कि वो खुद से अपने मौलिकता के आधार पर खुद से चीज़ों को सीखे, खुद से गतिविधि में भाग ले। तो अगर प्रेशर में आएगा बच्चा तो उसके अंदर कोई भी सृजनशीलता, कोई भी मौलिकता नहीं होगी। ये विकल्प आपका गलत हो जाता है। ठीक है, हमें बच्चे को कभी भी प्रेशर में नहीं रखना है, बच्चे को हमेशा स्वतंत्र रखना है, उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डालना है। बी कह रहा है अपनी रुचि से। ये अच्छी बात है फ्रेंड्स कि जब बच्चा अपनी रुचि से, मतलब उसका इंटरेस्ट होगा उस गतिविधि में, तब वो सृजनशील होगा। स्वाभाविक सी बात है, ये बात अच्छी लग रही है। पुरस्कार के लिए, मतलब वो टॉफ़ी वगैरह पाने के लिए भाग लेगा तब वो सृजनशील होगा। तो फ्रेंड्स ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत है। और पुरस्कार की बात आपका कौन करता है? पुरस्कार की बात आपका करते हैं व्यवहारवादी। ठीक है, जो व्यवहारिस्ट है, जो व्यवहारवादी है, जैसे थॉर्नडाइक, स्किनर, ये लोग पुरस्कार की बात करते हैं। तो पुरस्कार के लिए जो बच्चा होगा वो सृजनशील कभी नहीं होगा। ठीक है। डी कह रहा है शिक्षक की डांट से बचने के लिए। फिर वही बात, चाहे पुरस्कार हो चाहे डांट हो, ये सब व्यवहारवादी विचारधारा है। तो डांट के लिए ऐसा भी नहीं है। इवन फ्रेंड्स शिक्षक जो है उसको बच्चों को डांटना ही नहीं है। ठीक है, तो डांट से बचने के लिए ये भी गलत बात है, पुरस्कार के लिए ये भी गलत बात है। फ्रेंड्स यहाँ जो सबसे सही है वो अपने रुचि से। फ्रेंड्स जब बच्चा अपने रुचि से किसी गतिविधि में भाग लेगा तो तब वो सबसे ज़्यादा सृजनशील होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उसका इंटरेस्ट होगा। ये बात आप खुद पर अप्लाई करके देखिए कि आप किसी कार्य को कब अच्छे से करेंगे, जब वो कार्य आपके रुचि का हो। अगर वो आपके रुचि का नहीं है तो फिर उस कार्य को आप करते समय बोरियत महसूस करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स जो बच्चे की रुचि वाला कार्य होगा, जो बच्चे की रुचि वाली गतिविधि होगी, उसमें वो सबसे ज़्यादा सृजनशील होगा। ठीक है, अब चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। ये फ्रेंड देखिए, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है विकास डॉट 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 से फिर स्पेस है की ओर बढ़ता है। अब देखिए आपका विकल्प क्या दिया हुआ है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, विकास जटिल से कठिन की ओर बढ़ता है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, विकास साधारण से आसान की ओर बढ़ता है। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा विकास होता है ये सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ठीक है, ये सिद्धांत है विकास का, सामान्य से विशिष्ट की ओर। और जो हमारा विकास होता है बच्चे का वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड? क्योंकि किसी बच्चे को देखिए वो पहले सामान्य क्रियाओं को करना सीखता है, उसके बाद से विशिष्ट क्रियाओं को करना सीख पाता है। जैसे जब आप देखेंगे बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद से वो करवट बदलना सीखता है, करवट बदलने के बाद से खिसकना सीखता है, खिसकना सीखने के बाद से बकैया चलना सीखता है, बकैया चलने के बाद से वो फ्रेंड्स
धीरे धीरे खड़े होना सीखता है, खड़ा होना सीखने के बाद से धीरे धीरे चलना सीखता है, फिर एक समय आता है बच्चा दौड़ना भी सीख जाता है। मतलब वो पहले सामान्य क्रियाएं किया, सामान्य से फिर विशिष्ट क्रियाओं की ओर गया। ठीक है, तो इसलिए फ्रेंड जो हमारा विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसे आप भाषा के संदर्भ में भी देख सकते हैं। जो हमारा बालक होता है वो पहले क्या करता है, पहले अल्फाबेट सीखेगा। ठीक है, फिर दो दो एक दो शब्दों को सीखना सीखता है, जिसमें दो दो वर्ण के शब्द होते हैं, जैसे राम, श्याम, राधा, इन सब शब्दों को। फिर ऐसे धीरे धीरे सीखते सीखते वो एक समय ऐसा आता है कि वो एक प्रभावशाली वार्तालाप करने लगता है। ठीक है, तो जो हमारा विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये बात ये। जटिल से कठिन ऐसा नहीं होता है, विशिष्ट से सामान्य ये भी गलत है, साधारण से आसान ये भी गलत है। विकास जो है फ्रेंड्स वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें स्पेस के अनुरूप बदलना चाहिए। मतलब किसको किसके अनुरूप बदलना चाहिए, आपसे ये पूछा जा रहा है। ए विकल्प कह रहा है कि बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलना चाहिए। बी कह रहा है व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। सी कह रहा है परिवेश को परिवार के अनुरूप बदलना है। डी कह रहा है बच्चे को परिवेश के अनुरूप बदलना है। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारी समावेशी शिक्षा होती है, सबसे पहले आप इंक्लूसिव एजुकेशन को समझिए। ये क्या होता है, ये विशेषता फ्रेंड समावेशी शिक्षा इसका समर्थन करता है कि सभी बच्चों को, सभी प्रकार के बच्चों को, चाहे वो तेज सीखने वाले हों, कम सीखने वाले हों, दृष्टि बाधित हों या श्रवण बाधित हों, किसी भी प्रकार के बच्चे हों, उन सब बच्चों को एक ही कक्षा में लेकर के पढ़ाना ही हमारी समावेशी शिक्षा कहलाती है। ठीक है, तो अब आते हैं अपने विकल्प की ओर, देखते हैं कि हमको किसके अनुरूप किसको बदलना है। ए विकल्प कह रहा है बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदल दीजिए। मतलब जो आपका बच्चा है उसको बदल दीजिए किसके अनुरूप, जो आपके स्कूल में व्यवस्था है। फ्रेंड्स देखिए, आपका जो बच्चा है हो सकता है वो दृष्टि बाधित हो, उसको देखने में स्पष्ट नहीं दिखाई देता हो, दृष्टि बाधित बच्चा हो, और आपके स्कूल में व्यवस्था क्या हो, आपके स्कूल में ऐसी व्यवस्था ना हो कि जिसमें दृष्टिबाधित बच्चों का अधिगम अच्छे से कराया जा सके, दृष्टिबाधित बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जा सके। तो आप इस समय में भी क्या कर रहे हैं, बच्चा जो है उसको व्यवस्था के अनुरूप बदल दे रहे हैं। मतलब हमारा बच्चा दृष्टिबाधित है और उसके लिए हम उपयुक्त सामग्री उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, बल्कि बच्चे को ही व्यवस्था के अनुरूप बदल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे में बच्चे का अधिगम नहीं हो पाएगा, बच्चा अच्छे से नहीं सीख पाएगा। ठीक है, व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलिए। ठीक है, ये हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी मैं समझाया हूँ, हो सकता है बच्चा दृष्टिबाधित हो और आपके यहाँ ऐसी व्यवस्था ना हो जिससे दृष्टिबाधित बच्चों का अधिगम कराया जा सके। और ऐसे में अगर आप बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलने लगेंगे तो फिर बच्चा कैसे सीख पाएगा। ठीक है, तो ये बात हमारी गलत हो जाती है। बी कह रहा है व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलें। फ्रेंड्स ये देखिए, बिल्कुल अच्छी बात है कि जो व्यवस्था है उसको बच्चे के अनुरूप बदल दीजिए। आपके यहाँ अगर कम व्यवस्था है, आपके यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था है जिसमें बच्चों का अधिगम नहीं हो पा रहा है, कुछ बच्चों का अधिगम हो पा रहा है लेकिन हो सकता है दृष्टिबाधित बच्चे छूट जा रहे हों, श्रवण बाधित बच्चे छूट जा रहे हों, तो उनके लिए आप अपनी व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि व्यवस्था बदली जाए, किनके लिए, बच्चों के लिए। ठीक है, व्यवस्था को बदल दीजिए बच्चों के अनुरूप। ठीक है, सी कह रहा है परिवेश को परिवार के अनुरूप। तो ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड्स, परिवार यहाँ नहीं कुछ है, बच्चे को के परिवेश के अनुरूप ऐसा नहीं फ्रेंड्स, आप परिवेश को बदलिए बच्चे के अनुरूप। ठीक है, अगर यहाँ परिवेश और बच्चा उल्टा क्या होता तो ये भी सही हो जाता। परिवेश को बदल दीजिए किसके अनुरूप, बच्चे के अनुरूप। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा बी विकल्प जो है, व्यवस्था को बदलना है किसके अनुरूप, बच्चे के अनुरूप, ये बात हमारी सही हो जाती है। अब चलते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न देखिए, आपसे क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है कि बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है, मतलब 3 ऐसे होंगे जो बाल विकास के सिद्धांत होंगे और एक ऐसा होगा जो बाल विकास का सिद्धांत नहीं होगा। ये कह रहा है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। ये बात फ्रेंड्स आपकी बिल्कुल सही है कि जो हमारे सभी विकास हैं वो एक क्रम का पालन करते हैं। अभी मैं पहले उदाहरण दिया हूँ, आप चलने को ही लेकर के समझ लीजिए, चलना भी एक क्रम को फॉलो करता है, एक क्रम का पालन करता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले बच्चा क्या करता है, बच्चा जो है वो सबसे पहले क्या करना सीखता है, बच्चा बकैया चलेगा, फिर धीरे धीरे खड़ा होना सीखेगा,
उसके बाद से क्या कर पाएगा बच्चा, उसके बाद से फ्रेंड्स वो धीरे धीरे चलना सीख पाएगा। ठीक है, तो विकास एक क्रम को फॉलो करेगा। जैसे भाषा में ही देख लीजिए क्या होता है, बच्चा सबसे पहले अनुकरण करता है, अपने बड़ों का नकल करता है, फिर उस शब्दों को बोलने का प्रयास करता है, अभ्यास करता है, और उसके बाद जो बोलना सीख पाता है। ठीक है, तो विकास का एक क्रम होता है, एक क्रम का पालन करते हैं, ये बात आपकी सही है। और इसी विकास के क्रम को लेकर के ही आप ध्यान दीजिए, याद करिएगा, जीन पियाजे ने अपना सिद्धांत दिया है, उनके सिद्धांत में देखिए उन्होंने विकास के क्रम को लेकर के ही अपना सिद्धांत दिया है। तो ये बात आपका सही है कि सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। ठीक है, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ये भी फ्रेंड्स आपकी बात बिल्कुल सही कि जो विकास के सभी क्षेत्र होते हैं, चाहे वो सामवेगिक से क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आपका व्यवसाय से संबंधित क्षेत्र हो, शरीर से संबंधित क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, हमें सभी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण मानना है, ये भी बात आपकी सही है। अगर एक क्षेत्र कमजोर होगा तो दूसरा क्षेत्र भी कमजोर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो विकास के सभी क्षेत्र होते हैं वो आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि जब बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा होगा तो उसका फ्रेंड्स फिजिकल डेवलपमेंट के बाद से, उसके शारीरिक विकास के बाद से फ्रेंड्स उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स कि उसका संज्ञानात्मक विकास अच्छा होता है। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट के बाद से कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होता है। अब जब फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होगा। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होगा तो आपका सोशल डेवलपमेंट अच्छा होगा, सामाजिक विकास अच्छा होगा, और जब सामाजिक विकास अच्छा होगा तो बच्चे का सामवेगिक विकास भी अच्छा होगा। ऐसे में अगर कोई एक विकास का पहलू कम प्रभावित होता है, कम डेवलप होता है, तो दूसरा पहलू भी प्रभावित हो जाता है। इसलिए विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं। सी कह रहा है सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ये भी फ्रेंड्स आपका बात बिल्कुल सही है कि जो भी विकास होता है वो परिपक्वन मतलब मैच्योरिटी और जो अनुभव बच्चा प्राप्त करता है उसकी अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ये बात आपका बिल्कुल सही है कि जो विकास है वो परिपक्वन और अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ठीक है, ये भी बात आपकी सही है। अब डी देखिए क्या कह रहा है, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स देखिए आपका यही बात गलत हो जाता है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि हमसे नहीं पूछा है, तो आपका डी ही सही हो जाता है कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स देखिए सब विकास और अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं, इसमें जो है डिफरेंसेस पाई जाती है। इसमें आप देखेंगे कि एक तरह से सभी व्यक्तियों में, सभी बालकों में नहीं होता है, इनमें डिफरेंसेस पाया जाता है। किसी बच्चे को देखेंगे वो 3 महीने 4 महीने की एज में बकैया चलने लगेगा, कोई बच्चा फ्रेंड्स आपका 8 महीने तक बकैया नहीं चल पाता है, कोई बच्चा आपका 2 साल की एज में दौड़ने लगता है, कोई बच्चा है वो 3 साल तक नहीं दौड़ पाता है। तो फ्रेंड्स जो विकास है ये समान गति से नहीं बढ़ता है, हाँ क्रम में होता है ये बात सही है, लेकिन एक समान गति में सब में हो ये बात आपका गलत है। ठीक है, समान गति में विकास नहीं होता है और अधिगम भी समान गति में नहीं होता है। फ्रेंड्स आप अपने क्लास में ही देखिए, कोई आपका सहपाठी होगा, कोई आपका साथी होगा जो उसी बिंदु को जल्दी समझ जाता होगा और उसी बिंदु को आपको समझने में कठिनाई होती होगी, या ऐसा कोई टॉपिक होगा, कोई कॉन्सेप्ट होगा जिसको आप जल्दी समझते होंगे और आपका साथी लेट से समझता होगा। तो फ्रेंड्स विकास और अधिगम समान गति से नहीं चलते हैं, बल्कि इनमें डिफरेंसेज होता है। ठीक है, सभी व्यक्तियों को लेकर के देखेंगे तो इसमें डिफरेंसेज होता है, इसलिए हमारा डी विकल्प सही हो जाता है, क्योंकि यही गलत है, यही हमारा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है, डी हमारा सही हो जाता है। ठीक है, अब चलेंगे फ्रेंड्स हम अपने 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते। मतलब फ्रेंड्स देखिए 4 कथन दिया हुआ है और इनसे पूछा जा रहा है कौन सा एक कथन है जिनसे वाइगोत्स्की सहमत होते। अब फ्रेंड्स जो कथन वाइगोत्स्की के अनुसार होगा वही कथन हमारे लिए सही हो जाएगा, उसी से वाइगोत्स्की सहमत होंगे। ए कह रहा है, ए आपका कह रहा है कि बच्चे वयस्कों और बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। मतलब फ्रेंड्स जो उनके समवयस्क हैं और जो बच्चों के समवयस्क हैं और जो वयस्क हैं उनके साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, मतलब समाज में रह करके लोगों के साथ उनके समवयस्क और वयस्कों के साथ अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे से चर्चा परिचर्चा करते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, और उस डिस्कस में जो अंतःक्रिया होती है, उन दोनों के बीच जो अंतःक्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है, उनके माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, बी कह रहा है
बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। तो ये बात आपका गलत है कि बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। आकर्षक पुरस्कार की बात कौन करता है फ्रेंड्स? व्यवहारवादी लोग करते हैं आकर्षक पुरस्कार की बात, ठीक है। व्यवहारवादी लोग कहते हैं कि बच्चे को पुरस्कार दो फिर तब वो पढ़ेगा, ठीक है। तो आकर्षक पुरस्कार की बात कौन करता है? व्यवहारवादी। और आपके वाइगॉत्स्की कैसे हैं? आपके वाइगॉत्स्की हैं संरचनावादी। कैसे हैं? संरचनावादी हैं, ठीक है। और संरचनावादी लोग कभी भी पुरस्कार की, दंड की, इन सब की बात नहीं करते हैं। तो इसलिए हमारा बी गलत हो जाता है, वाइगॉत्स्की के अनुसार ये सही नहीं होगा। सही कह रहा है, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किया जाए। मतलब जो बच्चों की थिंकिंग है, जो उनका चिंतन है, उनको हम तभी समझ पाएंगे जब वो प्रयोगशाला में पशुओं पर जाकर प्रयोग करें। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप प्राथमिक स्तर पर बच्चों को कहाँ प्रयोगशाला में ले जाकर पशुओं पर चिंतन कराएंगे, पशुओं पर एक्सपेरिमेंट कराएंगे। ये बात आपका गलत है, ये बस ऐसे ही एक विकल्प बनाने के लिए दे दिया गया, इसका कोई भी संबंध नहीं है। डी कह रहा है बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो ये भी बात फ्रेंड्स आपका गलत है, बच्चे जन्म से शैतान नहीं होते हैं। बच्चे जन्म से ज्ञान के लिए, अधिगम के लिए सक्रिय होते हैं, ठीक है। वो जन्म से सीखने के लिए सक्षम होते हैं, वो जन्म से शैतान नहीं होते। और बच्चों को दंड देना तो एकदम कानूनी अपराध है। आपका जो आरटी है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, वो प्रावधान करता है कि बच्चों को दंड नहीं देना है, ठीक है। तो ये भी आपका बात गलत हो जाता है, दंड देकर नियंत्रित नहीं करना है बच्चों को, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। अब यहाँ पर सही क्या है? ये सही है कि बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। वाइगॉत्स्की का थियरी ही यही है कि सोशल कल्चरल थियरी, उन्होंने समाज को, संस्कृति को और भाषा को एक कह सकते हैं कि इन्हीं तीनों बिंदुओं को लेकर के अपनी थियरी को दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सामाजिक अंतःक्रिया की बात हो रही है, इसीलिए ये विकल्प आपका सही हो जाएगा, इसी से वाइगॉत्स्की सहमत होंगे। 10वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 10वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। मतलब कौन सा ऐसा है जो सृजनात्मकता से संबंधित होगा, जो आपका क्रिएटिविटी से संबंधित होगा। तो पहला कह रहा है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन कन्वर्जेंट थिंकिंग, और संवेगिक चिंतन इमोशनल थिंकिंग। अहमवादी चिंतन फ्रेंड्स आपका स्पॉल्सिज्म हो जाता है एक तरह से, इसमें मतलब अहमवादी विचारधारा भी, हम इसको भी समझेंगे। तो अपना देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स सृजनात्मकता से संबंधित होता है अपसारी चिंतन, ठीक है। अपसारी चिंतन मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग। अपसारी चिंतन क्या होता है कि फ्रेंड्स, अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति की कुछ विशेष क्षमताएं होती हैं, कुछ विशेष विशेषता होती है, जैसे वो एक ही समस्या के बारे में कई अलग तरह से सोच सकता है, ठीक है। और इसी का आपका विपरीत हो जाता है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन कन्वर्जेंट थिंकिंग जिसके अंदर होती है, वो क्या करता है, वो एक ही समस्या को कई तरह से नहीं समझ पाता है, बल्कि जो वो जानता है बस उसी के आधार पर उस समस्या का समाधान करता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो अपसारी चिंतन वाला होता है, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला होता है, वो क्या करता है, वो एक ही समस्या का कई हल निकाल सकता है, कई तरह से उसको हल कर सकता है, ठीक है। तो अपसारी चिंतन फ्रेंड्स हमारे क्रिएटिविटी का जो है वो उससे संबंधित होता है, सृजनात्मकता से संबंधित होता है। जो बच्चे सृजनात्मक होते हैं उनके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन पाया जाता है, ठीक है। और जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं उनके अंदर कन्वर्जेंट थिंकिंग पाया जाता है, ठीक। अब देखिए फ्रेंड, जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा वो जरूरी नहीं है कि सृजनात्मक हो। इंटेलिजेंट बच्चा क्रिएटिव हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हर क्रिएटिव बच्चा इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। तो इसलिए आपका अपसारी चिंतन यहाँ सही है, क्योंकि यही सृजनात्मकता से संबंधित है। अब सामवेगिक चिंतन फ्रेंड्स क्या होता है? सामवेगिक चिंतन से फ्रेंड्स ये हो जाता है कि जैसे जो इमोशनली कुछ चिंतन होते हैं जिसमें इमोशंस को ध्यान में रखा जाता है, तो वहाँ पर सामवेगिक चिंतन होता है। अहमवादी चिंतन क्या होता है फ्रेंड्स? जो अपने स्वार्थ के लिए चिंतन किया जाए, ठीक है, जो अपने स्वार्थ के लिए हो,
मतलब जो खुद के फायदे के लिए हो, वो होता है अहमवादी चिंतन। तो ऐसा कुछ नहीं है, सृजनात्मक बच्चा कभी स्वार्थी नहीं होता है, ठीक है, वो सबको ध्यान में रख करके चिंतन करेगा। तो इसलिए इसका अपसारी चिंतन सही है, अहमवादी भी नहीं है, सामवेगिक भी नहीं है, अभिसारी भी नहीं है, आपका सही क्या है, अपसारी चिंतन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका ये सेशन समाप्त हो जाता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आप इस चैनल पे नए होंगे, और इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जो सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, आपका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है सीटेट मंत्रा का, आपको उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, फॉलो कर लेना है, जिससे आपका डेली का जो क्लासेस का पीडीएफ होता है वो आंसर सहित आपको उपलब्ध कराया जाता है। तो आपको वो क्वेश्चंस आंसर के साथ वहाँ उपलब्ध हो जाएंगे, तो इसलिए आपको उस टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये क्लास आपके समझ में आई होगी, आपके लिए उपयोगी होगी और आप इससे कुछ अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम कल फिर मिलेंगे, ठीक है, और हम सकारात्मक रूप से बने रहेंगे, सकारात्मक रूप से सीखेंगे। जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक हमको नहीं रुकना है, चाहे कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी करे। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि जानते हैं क्या होता है, बहुत से लोग होंगे जो आपसे कहेंगे कि अभी प्रिपरेशन मत करो, अभी समय है। तो ऐसा नहीं है, आपके पास समय बहुत कम है, आपका जनवरी में एग्ज़ाम होना है, आपके पास बहुत ही कम समय है। तो आपको दूसरों की बातों पे नहीं जाना है, दूसरों की बातों को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स वही लोग होंगे जब आपका एग्ज़ाम नहीं क्रैक होगा तो आपको कहेंगे कि देखो बड़ा प्रिपरेशन कर रहे थे, इतना मेहनत कर रहे थे और कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, तो आपको ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना फ्रेंड। इस दुनिया में केवल आप ही हैं जो आप स्वयं के साथी हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई किसी का साथी नहीं होता है फ्रेंड्स। आपकी सफलता से, आपकी कामयाबी से फ्रेंड्स बहुत कम लोग होंगे जिनको खुशी होती हो। ठीक है, हर व्यक्ति एक समय पे आ करके, एक सिचुएशन पे आ करके दूसरे व्यक्ति से घृणा करने लगता है। ठीक है, तो इसलिए हमें दूसरों की बातों को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देना है और अपने से करना है। ठीक है, और किसी की बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना है। बहुत क्या होता है कि बच्चों के लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता है कि वो किसी की बातों को लेकर के भयभीत हो जाते हैं या उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है, उनकी बातों को दिल पर ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा भी नहीं करना, आपको किसी की बातों को अपने दिल पर नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा उस पर सीरियस नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी आपके बारे में प्रावधान करता है, जो कुछ भी कहता है, ठीक है, उसके पीछे का कारण क्या होता है कि उसके पीछे का जो मेन कारण होता है वो होता है उसकी बुद्धि। ठीक है, जिस व्यक्ति के पास जितनी बुद्धि होती है, ठीक है, और जितनी बौद्धिक क्षमता होती है, जिस व्यक्ति के पास जितनी बौद्धिक क्षमता होती है वो उसके आधार पर सोच पाता है। ठीक है फ्रेंड, और उसी बौद्धिक क्षमता के आधार पर उसकी ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, उसी बौद्धिक क्षमता के आधार पर वो सीख पाता है और उसके ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होती है, जब वो पढ़ता है और वस्तुओं को, चीज़ों को, जानकारियों को समाज में अनुभव करता है। ठीक है, तो इसलिए फ्रेंड जो आपका कह सकते हैं कि जो भी समाज में कोई भी हमारे बारे में कुछ कह देता है, कोई भी व्यक्ति हमारे बारे में कुछ भी प्रावधान कर देता है, कुछ कह देता है, ये उसकी गलती नहीं है, ये उसकी बुद्धि है। ठीक है, ये उसकी बुद्धि है उसके पीछे का, क्योंकि उसका उतना ही जानकारी है उसके पास, वो उतना ही समझ पाया है। और जो व्यक्ति जितना सीखा होता है, जितना समझा होता है, वो उतना ही सोच सकता है। ठीक है, अगर कोई कुछ कहता है तो उसकी बातों को हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसकी बुद्धि ही वहीं तक सीमित है, उससे ज़्यादा नहीं सोच सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसलिए किसी की बातों को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जो आपका लक्ष्य है, जो आपका कर्तव्य है, आप उसको करते रहिए, आगे बने रहिए। ठीक है, तो किसी की बातों से डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि जो भी दूसरा व्यक्ति आपके बारे में जो प्रावधान कर देता है उसके पीछे का जो भी मेन कारक है, मेन कारण है, वो है उसका बुद्धि। आपके बारे में जो जितना जानता है वो उतना ही बता सकता है, उतना भी समझ सकता है, और उसी के आधार पर वो कुछ बातें कह देता है। लेकिन आपको केवल आप ही जानते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आप स्वयं के लिए सकारात्मक सोचिए तो आप सब कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये क्लास आपके लिए अच्छी होगी। हम कल मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। मिलेंगे कल एक अगली